हाय दोस्तों, आइए आज बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और इसमें होता क्या है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल है उसकी शेप बदल जाती है, उसका आकार चेंज हो जाता है। ब्लड के अंदर दोस्तों रेड ब्लड सेल पाई जाती है। रेड ब्लड सेल का नॉर्मली दोस्तों जो आकार होता है वो होता है गोल, मतलब ये राउंड होती है और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, मतलब बहुत लचीली होती है। क्यों? इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों? रेड ब्लड सेल के लचीले होने की वजह से क्या होता है कि जब ये रेड ब्लड सेल एक खून की नली के अंदर ट्रैवल कर रही है तो ये आराम से ट्रैवल कर सकती है। कई बार खून की नली के अंदर एक बड़े एक्यूट टर्न्स होते हैं, बहुत पतली हो जाती हैं किसी किसी जगह पे, तो रेड ब्लड सेल अगर लचीली है तो उन जगहों से आराम से निकल सकती है और शरीर के जिस भी हिस्से में जाना है उस हिस्से में जा करके अपना काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल है उसका आकार चेंज हो जाता है और वो अब कुछ कुछ आप कह सकते हैं कि चंद्राकार हो जाती है, मतलब अर्ध चंद्राकार जिसे आप कह सकते हैं, या हंसिया के शेप की हो जाती है, सिकल की शेप की हो जाती है, जिसे हम क्रेसेंट शेप भी कहते हैं। तो दोस्तों इस शेप की भी हो जाती है, प्लस साथ में उसकी अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, मतलब अब वो रिजिड हो जाती है, अब उसमें लचीलापन ख़त्म हो गया है। साथ साथ दोस्तों ये वाली सेल अब थोड़ी स्टिकी भी हो जाती है, मतलब चिपकने वाली सी इसकी टेंडेंसी हो जाती है। इन सब वजहों से क्या होता है दोस्तों कि अब जो ये रेड ब्लड सेल है, जिसका आकार भी बदल गया है, जिसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है, अब अगर इसे ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करना है तो ये किसी भी जगह पे रुक सकती है, अटक सकती है, ब्लड फ्लो को रोक सकती है। किसी भी अगर छोटी जगह से पास होगी तो उस जगह पे ये ब्लॉक कर सकती है। दोस्तों इस वजह से बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे कि पता लग सकता है कि पेशेंट को शायद सिकल सेल एनीमिया है। साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों ये भी टच करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह से बनाई जाती है। दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और साथ में इसके एक लाइफस्टाइल के टिप्स भी डिस्कस करेंगे जो सेल्फ केयर टिप्स हो सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर इंक्लूड करेंगे तो उससे आपको सिकल सेल एनीमिया से फाइट करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अलॉर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों हम सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया में चूंकि रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो गई है तो अब रेड ब्लड सेल दोस्तों जल्दी जल्दी नष्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो दोस्तों नॉर्मल रेड ब्लड सेल होती है उसका लाइफ स्पैन, मतलब उसका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। लेकिन दोस्तों ये जो रेड ब्लड सेल अब शेप में चेंज हो गई है, जो सिकल सेल बन गई है, अर्धचंद्राकार शेप की हो गई है, इसका दोस्तों लाइफ स्पैन छोटा होता है। ये नॉर्मली 10 से 20 दिन में दोस्तों ख़त्म हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। अब इस वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की डेथ जल्दी जल्दी होने लगती है, क्योंकि सिकल सेल्स हैं सारी। दोस्तों रेड ब्लड सेल की डेथ जल्दी जल्दी होने से क्या होगा कि ब्लड में रेड ब्लड सेल की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, और जिसे हम अनीमिया कहते हैं एक्चुअली। रेड ब्लड सेल की कमी होने से क्या होता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी भी कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी में। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड कर लेता है और उस ऑक्सीजन को दोस्तों ब्लड के ज़रिए शरीर के अलग अलग सेल्स में डिलीवर करता है। दोस्तों अगर ऑक्सीजन ब्लड की सेल्स को नहीं मिलती तो ब्लड की सेल्स फिर जीवित नहीं रह सकती। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक सेल के लिए। तो दोस्तों एनीमिया होने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस रह सकती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, दोस्तों सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अगर थोड़ा सा भी काम करना हो तो उसका दम फूल सकता है। इस तरह के दोस्तों सिम्टम्स आ सकते हैं एनीमिया में। दोस्तों अगला बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो पेनफुल एपिसोड्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पेनफुल क्राइसिस भी कहते हैं। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि सिकल सेल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अब रिजिड हो गई है और बहुत ज़्यादा स्टिकी सी हो जाती है, और इसकी शेप तो बदल ही चुकी है। तो दोस्तों शरीर के अंदर जब किसी बहुत ही पतली ब्लड वेसल से ये सिकल सेल गुजर रही होती है तो कई बार उस ब्लड वेसल को दोस्तों ये सिकल सेल ब्लॉक कर देती है, तो ब्लड का फ्लो ही ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों हम इमेजिन अगर करें कि अगर ये सिकल सेल ने हमारी चेस्ट में किसी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया है तो उसकी वजह से अब चेस्ट के अंदर ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से कि बॉडी पेन पैदा करेगी, सेंसेशन देगी कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर ऐसे ही आपके पेट में किसी ब्लड वेसल को सिकल सेल ने रोक दिया, ब्लड फ्लो रुक गया, तो उसकी वजह से दोस्तों पेट में दर्द पैदा हो सकता है। किसी बोन में अगर रोक दिया तो बोन में दर्द पैदा हो सकता है। तो मतलब दोस्तों कारण बहुत स्पष्ट है कि जो बहुत टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बहुत पतली बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, उन्हें सिकल सेल बहुत बार उनके अंदर फंस जाती हैं अपनी शेप की वजह से, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर जगह का रुक जाता है जिस पर्टिकुलर जगह पे ये वाली ब्लड वेसल सप्लाई करने वाली थी, और इसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा पेन पैदा हो जाता है। कई सारे दोस्तों मरीज़ों को साल में बहुत बार ये पेनफुल एपिसोड्स हो सकते हैं, और जब ये पेनफुल एपिसोड होते हैं दोस्तों तो नॉर्मली इसमें मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ती है, क्योंकि फिर अदरवाइज़ ये ठीक नहीं होते, अपने आप ठीक नहीं होते। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज़ कोई बोन है या कोई जॉइंट है हमारा, जिसे कि एक ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, ब्लड वेसल बहुत पतली है और एक सिकल सेल ने उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया।
दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है कि उस बोनिया उस जॉइंट को या उस जगह को जो ब्लड सप्लाई है वो लंबे टाइम के लिए रुक जाती है, जिसकी वजह से बोनिया जॉइंट या उस जगह में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और वो चूँकि डैमेज होना स्टार्ट हो गया है तो उस डैमेज की वजह से भी पेन दोस्तों स्टार्ट हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म पेन होता है। दोस्तों अगला सिम्टम है कि जो हमारे हैंड्स हैं या जो हमारे फीट हैं, मतलब जो हमारे हाथ पैर होते हैं, इनमें दोस्तों स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है। इसके पीछे भी दोस्तों कारण वही है कि जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे हाथों को ब्लड सप्लाई कर रही हैं या हमारे पैरों को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो ब्लड वेसल्स दोस्तों सिकल सेल्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, मतलब उनके अंदर रुकावट आ गई, जिसकी वजह से दोस्तों जो ब्लड फ्लो है वो हमारा रुक गया। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं उन्हें देखा गया है कि बार बार इन्फेक्शंस होने के चांस रहते हैं। क्यों? दोस्तों क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो सिकल सेल है, मतलब कि जो उसका शेप बदल चुका है, उसकी प्रॉपर्टी बदल चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्प्लीन है दोस्तों, एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, उसके अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और स्प्लीन दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे इम्यून सिस्टम का एक ऑर्गन दोस्तों डैमेज हो रहा है, अंडर अटैक आ रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ेगा। इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होने की वजह से अब बार बार इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों कई बार देखा जाता है कि सपोज़ मौसम चेंज हुआ तो सबसे पहले इन वाले पेशेंट्स को निमोनिया हो जाता है या इनको और कोई भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं, तो नॉर्मली इन पेशेंट्स को वैक्सीनेशन दिया जाता है, हमेशा ये एंटिसिपेट करते हुए कि इनके अंदर इन्फेक्शंस होने के चांस ज़्यादा हैं, तो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए इन्हें पर्टिकुलर इम्यूनाइजेशंस दिए जाते हैं, चाहे बच्चे होते हैं चाहे एडल्ट्स होते हैं। दोस्तों देखा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया की वजह से जो हमारे बच्चे हैं उनमें ठीक से ग्रोथ नहीं होती, उनका डेवलपमेंट दोस्तों डिले हो जाता है, मतलब डेवलपमेंट उनका स्लो हो जाता है, प्यूबर्टी भी उनमें देर से आती है। दोस्तों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बस वही चीज़ है कि जब रेड ब्लड सेल हमारी चेंज हो गई है, बार बार वो उसकी डेथ हो रही है क्योंकि उसकी शेप बदल गई है। तो दोस्तों अगर रेड ब्लड सेल ही नहीं है बॉडी में, कम हो गई है, तो अब बॉडी में अलग अलग सेल्स को जो भी ऑक्सीजन चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ के लिए, वो ठीक से नहीं पहुँच पाते। तो इसकी वजह से दोस्तों न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से कि बॉडी ठीक से ग्रो नहीं कर पाती, बॉडी का डेवलपमेंट दोस्तों स्लो हो जाता है। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया में विज़न की प्रॉब्लम भी हो सकती है, देखने की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नज़र कमज़ोर हो सकती है। वही क्या होता है कि जो रेटिना है, जो हमारी आँख की सबसे पिछली लेयर होती है, जिसके अंदर की हम कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो उसकी इमेज बनती है, फिर उस इमेज को ब्रेन समझता है और हमें पता लगता है कि हम क्या देख रहे थे। तो दोस्तों जो रेटिना होती है जिसमें इमेज बनती है, उस रेटिना को जो ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ब्लड के ज़रिए न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई कर रही होती हैं, वो वाली दोस्तों ब्लड वेसल्स भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, मतलब उनके अंदर भी रुकावट आ सकती है सिकल सेल्स की वजह से। रुकावट आने की वजह से दोस्तों फिर रेटिना में डैमेज होना स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा विज़न डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया में डेंजरस कंडीशंस भी पैदा हो सकती हैं। सपोज़ आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक कोई टाइनी ब्लड वेसल है, मतलब कोई पतली सी ब्लड वेसल है, तो हो सकता है कि सिकल सेल्स की वजह से वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए। तो वो जो ब्लड वेसल है दोस्तों, वो ब्रेन के किसी एरिया में जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई करने वाली थी, उस जगह का ब्लड सप्लाई दोस्तों प्रभावित हो सकती है, जिसकी वजह से कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, और वो वाला पर्टिकुलर ब्रेन का एरिया दोस्तों डेड होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन है जिसे हम स्ट्रोक का नाम भी देते हैं दोस्तों। तो अगर कभी भी किसी सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को अचानक से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स आना स्टार्ट हो जाए, या बहुत ज़्यादा हेडेक हो दोस्तों, या पैरालिसिस हो जाए एक तरफ का चेहरे का या हाथ पैरों का, या दोस्तों उसके विज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, या ज़बान लड़खड़ा जाए, मुँह से ठीक से शब्द ना निकले, समझ में ना आए कि पेशेंट क्या बोल रहा है, या दोस्तों बहुत ज़्यादा पेशेंट को कन्फ्यूज़न हो जाए, पेशेंट की ओरिएंटेशन ख़राब हो जाए, वो उसे समझ में ना रहा हो कि वो कहाँ पर है, किस एनवायरनमेंट में, किस सराउंडिंग में है, दोस्तों ये सारे के सारे बड़े अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, और इसमें ये पता लगता है कि पेशेंट का ब्रेन शायद अफेक्ट हो गया सिकल सेल एनीमिया की वजह से। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों कॉज़ की बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया का कॉज़ तो दोस्तों जेनेटिक ही होता है, जेनेटिक बीमारी होती है, और इसके होने के लिए ज़रूरी है कि मदर की तरफ से भी सिकल सेल जीन आए और फादर की तरफ से भी सिकल सेल जीन आए बच्चे में। जब दोनों की तरफ से सिकल सेल जीन आता है तो बच्चे को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होती है। सपोज़ मदर या फादर में से किसी एक की तरफ से तो सिकल सेल जीन आया और दूसरी की तरफ से नहीं आया, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जो बच्चे की कंडीशन होगी उसे हम सिकल सेल ट्रेट कहेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चा नॉर्मल रेड ब्लड सेल भी बनाएगा और सिकल सेल्स भी बनाएगा, लेकिन अगर दोनों की तरफ से ही डिफेक्टेड जीन आ गया है तो बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो गया है। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि लंग्स को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ सकता है और ब्लड फ्लो रुक सकता है सिकल सेल्स की वजह से, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी पैदा हो सकती है अगर इसको टाइम पे ना ट्रीट किया जाए। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो सकती है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा अनईजीनेस हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है दोस्तों, चेस्ट पेन महसूस हो सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें फीवर भी आ सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है दोस्तों, हमें मन में ध्यान रखना है कि सिकल सेल एनीमिया में ये कॉम्प्लिकेशन होता है।
दोस्तों अगला कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रोक। जैसे कि मैंने अभी बताया था, स्ट्रोक का मतलब ब्रेन पैरालिसिस की। अगर ब्रेन में किसी पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो जाती है सिकल सेल की वजह से, सिकल सेल ने किसी एक ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया है जिसकी वजह से कि ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया जो है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ठीक से, तो फिर स्ट्रोक वाली कंडीशन दोस्तों पैदा हो सकती है, जिसमें कि अचानक से पैरालिसिस हो जाना या बिल्कुल ज़बान लड़खड़ा जाना, मुँह से कुछ शब्द ना निकलना, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, मिर्गी के दौरे पड़ जाना, कुछ भी विज़न अचानक से ख़राब हो जाना, मतलब ठीक से दिखाई ना पड़ना। इस तरह की दोस्तों सारी कंडीशन पैदा हो सकती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में चला गया, पेशेंट का व्यवहार बदल गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगला कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो दोस्तों ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, लंग्स के अंदर की सिर्फ वेसल्स का। इसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है। इसका भी दोस्तों इमरजेंसी में इलाज करना ज़रूरी होता है। दोस्तों कई तरह के ऑर्गन डैमेज देखे जा सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में। सपोज़ किडनी है या सपोज़ लिवर है, स्प्लीन है, कोई भी ऐसा ऑर्गन है जिसकी कि ब्लड सप्लाई दोस्तों रुक गई है सिकल सेल्स की वजह से, ब्लड सप्लाई कम हो गई है। इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा कि अब इस पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो जिसकी वजह से ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, इसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ये धीरे धीरे इनसफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाएगा, फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कि बॉडी में दोस्तों बहुत अलग अलग किस्म के सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना स्टार्ट होंगे। दोस्तों एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम होता है स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन। हमने दोस्तों स्प्लीन के बारे में बात की थी अभी कि स्प्लीन हमारी पेट के अंदर एक ऑर्गन होता है जो इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। और इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि सिकल सेल्स स्प्लीन के अंदर इकट्ठा हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से क्या होता है स्प्लीन दोस्तों अब साइज़ में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और इससे दोस्तों पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। ये कंडीशन दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है अगर इसका टाइम पे मैनेजमेंट ना किया जाए तो। दोस्तों अगला कॉम्प्लिकेशन है कि पैरों में घाव हो सकते हैं, पैरों में वुंड हो सकते हैं, पैरों में जिसे हम कहते हैं कि सोर्स हो सकते हैं, लेग सोर्स। कारण वही है कि जो भी पैरों में सप्लाई करने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो सिकल सेल्स की वजह से ब्लॉक हो सकती हैं, तो ब्लड फ्लो जो है वो प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से कि लेग के पर्टिकुलर एरिया को अब ठीक से अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे, वहाँ पर घाव होने के चांस रहेंगे। दोस्तों पित्त की पथरी भी ज़्यादा बनना स्टार्ट हो सकती है सिकल सेल एनीमिया में। इसका कारण ये होता है कि जब रेड ब्लड सेल का जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होता है, चूँकि अब रेड ब्लड सेल का दोस्तों लाइफ स्पैन ही कम हो गया, 10 से 20 दिन में वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जब रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाती है, जब वो टूटती है दोस्तों, तो बिलीरुबिन नाम का एक सब्सटेंस बनता है। और बिलीरुबिन नाम का सब्सटेंस चूँकि अब ज़्यादा बनने लगा है बॉडी में, क्योंकि रेड ब्लड सेल ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही हैं, तो इसकी वजह से दोस्तों पित्ताशय की पथरी बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में गॉल स्टोन्स भी कहते हैं। तो गॉल स्टोन बनने की दोस्तों टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों एक कंडीशन होती है पुरुषों में जिसे हम प्रायापिज्म कहते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें बहुत लंबे टाइम के लिए इरेक्शंस हो सकते हैं जो अनकंट्रोलेबल हों। कारण उसका वही होता है कि जो पीनिस के अंदर मतलब मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकल सेल्स की वजह से दोस्तों ब्लॉक हो सकती हैं, जिसकी वजह से कि ये वाली कंडीशन पैदा होती है। इसमें भी दोस्तों इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होता है। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की कंडीशन भी पैदा हो सकती है। ये तो हम समझ ही पा रहे हैं कि सिकल सेल्स की चूँकि अब शेप बदल चुकी है रेड ब्लड सेल की, वो सिकल सेल की तरह हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो गई हैं, मतलब रिजिड हो गई हैं, तो अब ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं बॉडी में। सपोज़ दोस्तों एक ब्लड क्लॉट है, वो अगर हमारे खून के ज़रिए हमारे लंग्स में कहीं पे जा करके फँस गया तो उससे हमारे लंग्स प्रभावित हो सकते हैं, तो दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। इसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कहते हैं। तो दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उसका बहुत सीरियस मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल के अंदर ही होता है। साथ साथ दोस्तों क्लॉट हो सकता है कि आपके पैर में किसी वेन में जाकर के फंस जाए, तो वहाँ पर सूजन आ सकती है बहुत ज़्यादा और वहाँ पर अलग अलग किस्म के इन्फेक्शंस पैदा होना स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब कई सारी कंडीशन पैदा हो सकती है। हमें ये मान के चलना है कि सिकल सेल एनीमिया में हमारी बॉडी में क्लॉट्स ज़्यादा बनने की टेंडेंसी पैदा हो जाती है। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं अलग अलग किस्म के। कारण वही है कि एक तो ब्लड क्लॉट्स भी ज़्यादा बन रहे हैं, दूसरा कि रेड ब्लड सेल्स जल्दी जल्दी से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जिसकी वजह से कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो दोस्तों मिसकैरेज जल्दी जल्दी हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, हो सकता है कि बच्चा ठीक से मैच्योर ना हो तभी डिलीवरी हो जाए। ब्लड प्रेशर दोस्तों प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ने का रिस्क हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर बना रहे प्रेगनेंसी में। ऐसा हो सकता है कि जिस बेबी की डिलीवरी हुई हो वो बेबी लो बर्थ वेट हो, मतलब कि वो बेबी ठीक से डेवलप ना हो, बहुत ज़्यादा मैल नरिश्ड बेबी हो। दोस्तों डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया की डायग्नोसिस दोस्तों ब्लड टेस्ट से ही की जाती है। नॉर्मल ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसको लैब में भेजते हैं, तो उसका जब टेस्ट होता है तो उससे पता लगता है कि पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं है। दोस्तों जो अनबॉर्न बेबी है उसमें भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि सिकल सेल होने के चांस हैं कि नहीं है। तो उसके लिए जो एमनियोटिक फ्लूइड है दोस्तों उसका सैंपल लिया जाता है, जो पर्टिकुलर ऑथराइज्ड लैब होती है वहाँ पे दिया जाता है और वहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं कि फिर जो ये पैदा होने वाला बच्चा है इसके अंदर सिकल सेल जीन है कि नहीं है और क्या इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस हैं या नहीं है। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया में ये इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट का पार्ट कि इसमें हम फोकस करते हैं हमेशा कि जो पेनफुल एपिसोड्स हैं उन्हें कम किया जा सके, जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के उन्हें मैनेज किया जा सके, कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। दोस्तों कई बार स्टेम सेल जो ट्रांसप्लांट होता है उससे कंडीशन क्योर भी होती है, मतलब कि चिल्ड्रन में या टीनेजर्स में या बड़ों में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट अपने आप में एक एफिशिएंट ट्रीटमेंट है कि जिससे कंडीशन क्योर भी हो सकती है।
दोस्तों मेडिसिन्स बहुत अलग-अलग तरह की हो सकती हैं, बहुत अलग-अलग ग्रुप्स की होती हैं जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को दी जाती हैं। मेडिसिन्स के पर्पस भी दोस्तों अलग-अलग होते हैं। पेनफुल एपिसोड्स रोकने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं, हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को रिटेन करे उसके लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं। तो ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन की सिवियरिटी क्या है, सिम्पटम्स किस तरह के हैं, उसके हिसाब से वो मेडिसिन्स आपको स्टार्ट करते हैं। ये मतलब थोड़ा-सा टेक्निकल है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों इन्फेक्शन रोकने के लिए सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को बार-बार इम्यूनाइज़ेशन दिया जाता है, मतलब बार-बार वैक्सीनेशन दिया जाता है। पूरी प्रोटोकॉल्स होती हैं इस मामले में, बच्चों को भी और बड़ों को भी दोस्तों, क्योंकि बच्चे अलग इन्फेक्शंस के लिए प्रेडिस्पोज़ होते हैं, बड़े अलग चीज़ों के लिए प्रेडिस्पोज़ होते हैं जो एल्डर्स होते हैं। तो इम्यूनाइज़ेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का सिकल सेल एनीमिया में। साथ-साथ दोस्तों बहुत बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की नौबत आ सकती है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए। ये भी दोस्तों मतलब ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जहाँ तक दोस्तों क्योर की बात है तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही इसकी परमानेंट क्योर है, एकमात्र क्योर है जो कई सारे पेशेंट्स में सक्सेसफुल होती है, जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से दोस्तों देखा जाता है कि जो पेशेंट की डिफेक्टेड सेल्स हैं वो फिर ख़त्म हो जाती हैं परमानेंटली और वहाँ पे नॉर्मल सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं उसके ब्लड के अंदर। दोस्तों अगर हम सेल्फ केयर टिप्स की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए कि वो हेल्दी डाइट लें। उनकी डाइट बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, न्यूट्रिशंस उनमें पूरे होने चाहिए, मतलब कि उनकी डाइट में किसी भी किस्म के न्यूट्रिशन का अभाव नहीं होना चाहिए। फोलिक एसिड स्पेशली ठीक-ठाक मात्रा में होना चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, जंक फूड इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचें, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट में या बहुत ज़्यादा कोल्ड में अपना एक्सपोज़र ना दें। साथ-साथ दोस्तों उनके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, तो ठीक-ठाक मात्रा में पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। अपने आस-पास में वाटर बॉटल रखो या कुछ भी पानी का सोर्स रखो और बीच-बीच में पानी पीते रहना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग नहीं करनी इन पेशेंट्स को, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें एक्सरसाइज़ेज़ जितना भी उनके डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया हुआ है वो उन्हें करते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक्सरसाइज़ेज़ बिल्कुल भी ना करो। साथ-साथ दोस्तों वो हर किस्म की पेन किलर्स या हर किस्म की दवा अपने आप नहीं ले सकते, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जान। कई सारे दोस्तों पेन किलर्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं, तो वो किडनी पे असर डालते हैं इन पेशेंट्स में स्पेशली। तो कोई भी दवाई लेने के पहले उन्हें डॉक्टर से सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के बिना सलाह के आप कोई भी दवा अगर ले रहे हैं तो उसका आपके शरीर पे किस तरह से फ़र्क पड़ेगा आपको ये बात नहीं पता लग पाएगी शायद, लेकिन आपके डॉक्टर्स को पता है। तो मतलब शॉर्ट में कहने का ये है कि कोई भी मेडिसिन लेने के पहले इन पेशेंट्स को इंपॉर्टेंट है कि अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में रिसर्च के साथ-साथ में कुछ और बहुत बेहतरीन मेडिकेशंस आएँगी या कुछ और बेहतरीन सॉल्यूशंस आएँगे, जिससे कि सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स हैं, इनके अंदर जो भी सिम्पटम्स हैं ये पूरी तरह से ख़त्म हो सके, बीमारी ही बल्कि पूरी तरह से ख़त्म हो सके। मतलब क्योंकि ये बीमारी दोस्तों इसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे लोगों को सिकल सेल प्रॉब्लम होती है, सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल डिसीज़ होती है। तो ज़रूरी है दोस्तों कि इस चीज़ के बारे में हमें जागरूक रहना, क्योंकि अगर हमारे सर्कल में किसी को ये प्रॉब्लम है तो हमें तो पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है। मतलब ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है, किस तरह से ये प्रॉब्लम प्रेज़ेंट करती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। क्योंकि अगर हमें पता होगा दोस्तों, तभी हम दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, तभी हम दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं।